हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 24 जनवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखना है। गायत्री मंत्र के अंदर जो अनुच्छेद और जो अनुसूचियाँ हैं वो करवाए जाएंगे, और इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। सोरैया उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ईरान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और रॉकेट कौन सा है? तो जो QM100 रॉकेट है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठोस ईंधन के रूप में ही। और इसकी क्षमता क्या है? तो 750 किलोमीटर कक्षा के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। तो 750 किलोमीटर जो कक्षा है उसमें इसको स्थापित किया जा रहेगा। रॉकेट का नाम है QM100। और ये सोरैया जो उपग्रह है ये ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान की राजधानी तेहरान है, संसद मजलिस है। और नूर उपग्रह है ये भी ईरान के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं। हार्मुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी तथा ओमान सागर है, इनको जोड़ती है। दस्त ये लुप्त व दस्त ये कबीर मरुस्थल, तो ये भी ईरान के अंदर ही है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। GSAT-20 है, इसको फाल्कन 9 उपग्रह के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, और ये स्पेस एक्स कंपनी का ही रॉकेट है। POEM-3 तथा एक्सपोसैट उपग्रह है, इसको किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV-C58 के द्वारा। आदित्य L1 को, तो इसको PSLV-C57 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, और इसको L1 पॉइंट है उस पर लॉन्च किया गया था सूर्य के अध्ययन के लिए ही। मून स्नाइपर है ये जापान के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, और जापान है वो चांद पर लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। इससे पहले USA, रूस, चीन और भारत है, और अब जापान है वो 5वां देश बन गया है। लेकिन चांद की जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग करने वाला पहला देश है वो भारत ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत की यात्रा पर ही आए UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। और ये डेनिस फ्रांसिस है ये त्रिनाद व टोबैगो के रहने वाले हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। UN महासभा है, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, और इसके टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 193 है। ये भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं, और 26 जनवरी 2024 को ही ये महाराष्ट्र के राजकीय अतिथि भी होंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर जो राजकीय अतिथि कौन होंगे? तो ये डेनिस फ्रांसिस ही होंगे। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। UNO के फर्स्ट महासचिव कौन है? तो ट्रिगवेली है, और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। वर्तमान में कौन है? तो एंटोनिया गुटारेस है, और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। UNSC के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है, और इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। तो जो 5 स्थायी कौन कौन से हैं? तो USA, UK, फ्रांस, चीन और रूस हैं। UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हैग नीदरलैंड के अंदर है, और इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क के अंदर ही है, और ये मैनहट्टन द्वीप पर है। UNO के 6 अंग होते हैं, और स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। UP पुलिस वाली क्लास है वो मैंने कंप्लीट लिख ली थी, लेकिन मेरी कॉपी वो सिस्टर के पास में चली गई है। वो कॉपी आने के बाद आज शाम तक आ जाएगी, तो मैं आज आपके पास में भेज दूंगी, नहीं तो फिर कल तो पक्का मैं आपके पास में वो क्लास वो भेज दूंगी। लिखी हुई है पूरी क्लास, मैंने कल पूरे दिन क्लास लिखी थी, लेकिन वो कॉपी है वो गलती से बहन के पास में चली गई, इस वजह से मैं आज क्लास वो नहीं भेज पाई, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंडिया ओपन 2024 के ही महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो ताई तंजू यिंग है, ये ताइवान की रहने वाली है, और इसने किसको हराया है? तो जो चेन यू फी है ये चाइना की खिलाड़ी है, इसको इन्होंने हराया है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 तो बैडमिंटन से संबंधित है। आयोजन KD जादव स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर ही हुआ है। और पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? तो सी यू की है, ये भी चाइना के रहने वाले हैं। और पुरुष डबल्स के अंदर उप विजेता है चिराग एंड सात्विक। जो चिराग एंड सात्विक है ये इसके पुरुष के अंदर जो पुरुष डबल है उसके उप विजेता हैं। CU की पुस्तक किसकी थी? तो ये हवीन सांग की थी, और ये चाइना के ही थे, और चाइना से भारत के अंदर आए थे हर्षवर्धन के समय। नालंदा यूनिवर्सिटी के उस समय आचार्य कौन थे? तो सीलबंदर थे। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 है, ये सात्विक एंड चिराग की जोड़ी को ही दिया गया है। खेल है इनका बैडमिंटन, और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसकी राशि दी जाती है 25 लाख रुपए। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है, और इसमें कांस्य मेडल है वो एच प्रणय ने जीता है। बैडमिंटन के जो प्रमुख कप है वो देखते हैं। थॉमस उबेर कप, ओरलियंस कप, तो ओरलियंस कप के विजेता है प्रियांशु राजावत।
मलेशिया कप के विजेता एच प्रणय हैं और कनाडा ओपन के विजेता है लक्ष्य सेन। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2024 का ही भारत रत्न पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर है, इनको दिया गया है। तो ये कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बिहार के पूर्व सीएम है। तो 1977 से मतलब 1977 से 79 तक ये बिहार के सीएम रह चुके हैं। गैर कांग्रेसी हैं और ये जननायक के रूप में फेमस हैं। नीतीश कुमार व लालू जो प्रसाद यादव हैं उनके गुरु रह चुके हैं। सामाजिक न्याय पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है और पिछड़ी जाति है उनको आरक्षण देने के लिए ही मतलब इन्होंने ये पहल शुरू की गई थी और इन्हीं की वजह से 1990 के अंदर ही मंडल कमीशन की सिफारिश पर ओबीसी है इनको आरक्षण दिया गया था। घोषणा है ये 23 जनवरी 2024 को की गई है और इनको मरणोपरांत है ये भारत रत्न पुरस्कार को दिया गया है। पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजा गोपालाचार्य को। 2019 के अंदर नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को दिया गया था। मरणोपरांत फर्स्ट अवार्ड है ये लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। 2 विदेशियों को भी दिया जा चुका है। किन किन को? नेल्सन मंडेला और इनकी बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका दल का नाम है लाल कुर्ती दल और एक खुदाई खिदमतगार के रूप में भी फेमस है और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। पहले खिलाड़ी कौन है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर है। पहली महिला पहली संगीतकार कौन है? तो सुबा लक्ष्मी है, इनको 1998 में दिया गया है। रविशंकर जी इनको 1999 में दिया गया है और लता मंगेशकर को 2001 के अंदर दिया गया था। आगे है अनुच्छेद नंबर 18 के अंदर, तो उपाधियों का अंत का उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 18 के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कानून और न्याय मंत्रालय ने ही भारत के संविधान के अंदर निहित सिद्धांतों के प्रति ही सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान है ये लॉन्च किया गया है कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा ही। शुरू किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा शुरू किया गया है। और हर घर न्याय के लिए न्याय सेतु ऐप भी लॉन्च किया गया है जो कि कानूनी सलाह प्रारंभ करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि 26 जनवरी 2024 को ही गणतंत्र दिवस की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके लिए लॉन्च किया गया है और ये वर्ष भर तक चलेगा, मतलब वर्ष भर अगले साल तक चलेगा, 2025 तक। ये लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कुल संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं अभी तक? तो 106 हो चुके हैं और ये बिल नंबर कौन सा है? 128वां बिल पेश किया गया था नारी शक्ति वंदन एक्ट के तहत ही। तो इसके अंतर्गत ही लोकसभा व विधानसभा के अंदर जो महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण हो दिया जाएगा। तो मतलब अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 हैं। भाग 22 है संविधान में। कुल अनुसूची वर्तमान में 12 है। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 के अंदर आया था। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। नेक्स्ट है इस कैबिनेट मिशन में बताया गया है कि हर 10 लाख जनसंख्या पे 396 जो प्रतिनिधि हैं वो होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है कब शुरू की गई है? तो 22 जनवरी 2024 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही शुरू किया गया है। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसी दिन। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो 1 करोड़ परिवार है उनकी छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली है उपलब्ध करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इससे क्या क्या फायदे होंगे? तो बिजली बिल है वो कम आएगा, भारत है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होगा और स्वच्छ ईंधन है इसको बढ़ावा मिलेगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत का कब तक है? तो 2070 तक। श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो श्री चंद्रकांत सोमपुरा है। और रामलला मूर्ति है इसके वास्तुकार कौन है? तो श्री अरुण योगीराज है और ये मैसूर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। संस्थागत श्रेणी के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है जो कि उत्तर प्रदेश ही है, इसको दिया गया है और इसमें पुरस्कार की राशि है वो 51 लाख रुपए दी जाएगी। तो जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है इसको क्यों दिया गया है? तो जो आपदा के समय ही हवाई सहायता पहुंचाने के लिए ही इसको पुरस्कार दिया गया है। तो अब तक कहाँ कहाँ सहायता पहुंचाई है? तो ऑपरेशन दोस्त जो कि तुर्की व सीरिया के अंदर भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाया गया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई थी 2013 के अंदर भी इन्होंने हवाई सहायता पहुंचाई थी। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और संस्थागत श्रेणी के अंदर 51 लाख रुपए। 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में ही। और इनका नारा कौन सा है? तो दिल्ली चलो का नारा है। बुक है इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल बुक है ये सुभाष चंद्र बोस जी की है। आगे है 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही की है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की है और इंडिया गेट पर इनकी प्रतिमा लगी हुई है।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पिनोव को दिया गया है और इनका उपन्यास कौन सा है, तो टाइम सेल्डर है। प्रिट्जर अवार्ड तो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड तो डॉक्टर रवि कन्नड़ को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड तो रिकी केज को दिया गया है और इनका एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स। और पहला जो ग्रैमी अवार्ड है किसको दिया गया है, तो ये पंडित रविशंकर जी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सऊदी अरब के ही जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इनका नाम है आलिया भट्ट। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो SR यूनिक्स को दिया गया है और ये मिस्र के अभिनेता है। ये अवार्ड है किसने दिया है, तो सलमान खान के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के अंदर ही फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो आलिया भट्ट तथा कृति सेनन को दिया गया है। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये वहीदा रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार ने ही बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो अनुवादनी ऐप है वो लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें मातृभाषा है उसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका ध्येय क्या है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका ध्येय है। उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा के अंदर बहुभाषावाद है इसको बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है सैंड्स ऐप है ये अर्धसैनिक बलों के अंदर जो संचार स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया है। ई-सरस ऐप तो जो स्वयं सहायता समूह है कि महिलाएं होती हैं उनके उत्पादों को बेचने के लिए लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इनकोर व सी विजिल ऐप है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और फास्टर है ये किसने लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा ही। जो फास्ट सॉफ्टवेयर है किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया जाता है। अब की बार इसका सेकंड बार आयोजन किया गया है। पहली बार आयोजन वो 2023 के अंदर किया गया था और इस बार इसका आयोजन मिस्र में किया गया है। पिछली बार इसका आयोजन है वो राजस्थान के अंदर किया गया था। और रेगिस्तान के अंदर विशेष अभियान के लिए ही इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। नील नदी का वरदान मिस्र को ही कहते हैं। राष्ट्रपति कौन है, तो थर्ड बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह सीसी। और 2023 के अंदर ही गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्देल फतेह सीसी ही थे। और 2024 के अंदर कौन होंगे ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। NDB तथा ब्रिक्स का सदस्य भी हाल में मिस्र बना है। स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियाँ को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। सातवीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी मतलब नमक तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है और इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है।
अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय भी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243(o) तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39(a) में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246(a) में जीएसटी। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300(a) संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 315 यूपीएससी का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है और अनुच्छेद 338(a) ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल, तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 370 तो एक जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।